है ना। टीचर अब हर वीक एक्स्ट्रा क्लास हुआ करेगी? मैंने कहा तो है कि संडे के दिन हम जो है ओवरऑल जिसे कहा जाए कि एक जनरल पास के आज हमने जो है एंजाइम का चैप्टर स्टार्ट करना है। और ये चैप्टर जो है ये भी काफी इजी चैप्टर है। इतना ज्यादा उसके अंदर जो है ना वो नहीं है, जैसे कहते हैं प्रॉब्लम समझने में, जल्दी समझ आ जाता है और जल्दी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू कंप्लीट दिस चैप्टर इन दिस वीक एंड नेक्स्ट वीक वी विल स्टार्ट इट्स पास्ट पेपर। डिपेंड्स आपकी पेस के ऊपर, आप लोग कितना ज्यादा इस चीज को जिसे कहते हैं कि एब्जॉर्ब करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, enzymes. Do anybody have an idea about what are enzymes? मुझे Enzymes are बता सकते हैं? biocatalysts that speed up a reaction without themselves being changed. Chemical Okay, catalyst. okay. और okay, what is the difference between chemical catalyst, chemical catalyst, ठीक है, और दूसरा biological catalyst, biological catalyst. Can anybody explain me the difference? जी केमिकल कैटलिस्ट शायद जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं। Yes, chemical catalyst means both organic, inorganic substances or any environmental substance, कोई भी ऐसा environment से उठाया हुआ substance जो कि chemical reaction को fast कर दे। और ये ज्यादातर जो है ना आउटसाइड द बॉडी होते हैं, ठीक है। और as far as biological catalysts are concerned, biological catalysts are those catalysts which are only made up of protein and they work inside the living body to and they work with the biochemical activities and metabolic reactions like catabolic and anabolic inside the body। यानी कि लिविंग बॉडी के अंदर जितने भी कैटलिस्ट यूज होते हैं जो कि किसी भी किस्म के रिएक्शन को तेज करते हैं, वो सारे के सारे बायो और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहलाते हैं, बायो कैटलिस्ट कहलाते हैं। एंड दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, ये प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। जबकि केमिकल कैटलिस्ट आपके सॉल्ट्स भी हो सकते हैं, कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, कोई मेटल होता है, कोई कोफैक्टर जैसे यूज होते हैं वो हो सकते हैं। तो वो सब चीजें होती है। एक सेकेंड। Okay, so I think so it's clear that the difference between the chemical catalyst and the biological catalyst. Okay, so let's start with the topic. Yes, अब्दुल रहमान ने जैसे बताया कि एंजाइम की जो डेफिनेशन है, enzymes are biological catalyst, that speed up the biochemical reactions, biochemical reactions by lowering down
एक सेकेंड, इसको मैं दोबारा से शेयर करती हूँ। Lowering down the activation energy of the reaction. Another thing is that enzymes during a chemical reaction does not changes its own composition, वो अपनी composition change नहीं करते, and do not become a part of the product. टीचर आप ठीक है? सिर्फ बायो पढ़ाती हैं बेटा I teach chemistry as well. और फिजिक्स नहीं? नहीं, I hate physics. सिंपल, वैल्यू ऐलान करती हूँ कि मैं गंदा physics सब्जेक्ट है वैसे जी। मुझे पसंद ही नहीं है। I hate इतना physics. अच्छा तो सब्जेक्ट है। अच्छा, एक चीज ये भी है कि कुछ बच्चे होते हैं जिनका माइंड जो होता है वो फिजिक्स की तरफ बहुत ज्यादा वो होते हैं, और मोस्टली मैंने देखा है जो बच्चे कैलकुलेशंस में अच्छे होते हैं ना, उनके जो है ना फिजिक्स की तरफ जिसे कहते हैं ना कि झुकाव जो होता है वो ज्यादा होता है। बट द थिंग इज दैट एक चीज और भी होती है कि आपका टीचर कैसा है जो आपको मिला है। अब मुझे जो है ना मेरे फिजिक्स से जितने भी टीचर मिले ना, दे आर पैथेटिक। और ये कहो कि मुझे मेरा दिल ही नहीं करता फिजिक्स पढ़ने टीचर का, आसान है that's लेकिन फिर ये फॉर्मूलाज भी बड़े याद करने पड़ते हैं। नहीं। फिर दूसरी चीज ये मुझे लाइफ से काफी दूर लगती है फिजिक्स। मैम मेरे साथ ये केमिस्ट्री में होता है। केमिस्ट्री जो है ना, केमिस्ट्री मुझे पसंद है बिकॉज इट्स रिलेटेड विद द बायो। दूसरी ये कि जैसे कहते हैं ना कि वो जो बॉन्डिंग्स होती हैं, रिएक्शंस होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, नहीं मैम, इंटरेस्टिंग मुझे लगता कभी है। एक अच्छी टीचर ही नहीं मिली। मतलब मुझे जितनी भी टीचर्स मिली है वो मुझे कभी अच्छी नहीं लगती थी, जिसकी वजह से मुझे सब्जेक्ट से नफरत हो चुकी है। हाँ, ये भी चीज होती है, ये यही एक बेसिक फैक्टर होता है बच्चों का कि अगर उन्हें टीचर अच्छा ना मिले तो उनको सब्जेक्ट जो होता है ना वो समझ नहीं आता। इम्पार्टमेंट जो होती है ना, नॉलेज की इम्पार्टमेंट इज नॉट एन इजी टास्क। आप किसी के जहन में बात को पहुंचा रहे हैं अपने जहन से, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क एंड एवरीबडी इज नॉट वेरी मच हैव अ कमांड ओवर दिस टाइप ऑफ थिंग्स। हर कोई टीचर नहीं बन सकता, ठीक है। अच्छा, तो enzymes are biological catalysts that speed up the biochemical reactions by lowering down the activation energy of the reaction. Enzymes during a chemical reaction does not change its own composition and do not become a part of the product. ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज जो आई है वो बात आई है एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। Can anybody tell me what is activation energy? टीचर की कितनी एनर्जी चाहिए एक रिएक्शन को टेक प्लेस करने में या टेक करवाने में जी। करवाने में, रिएक्शन को करवाने में। तो एक्टिवेशन एनर्जी करती क्या है? टीचर अगर कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो जल्दी रिएक्शन स्टार्ट हो सकता है, अगर ज्यादा होगी नहीं, तो। वो तो ठीक है, वो मुझे भी पता है, पर मेरा सवाल ये है कि टीचर आपको तो सब कुछ पता है वैसे। अरे भाई, मुझे एंजाइम्स की मुझे मैम एक्टिविटी को स्पीड अप करती है। एक्टिवेशन एनर्जी, अभी देखो एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना, बेसिकली एनर्जी जो है ना, किसी भी रिएक्शन को करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर जो है हम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इसको 100 डिग्री के ऊपर हीट करते हैं, तो जो भी प्रोडक्ट बन रही है, अभी मैं प्रोडक्ट नहीं बना रही क्योंकि जो है ना वो एक टाइम कंज्यूमिंग, टाइम वेस्ट होगा। तो अब ये जो हीट होगी ये बेसिकली हीट एनर्जी है ना, ये हीट एनर्जी है। ये हीट एनर्जी क्या करती है? ये हीट एनर्जी कैल्शियम, कार्बन और जो 3 ऑक्सीजन है, वट एवर जिस तरीके से भी अरेंज हुए हैं, इनके दरमियान जो ये बॉन्ड्स होते हैं,
ठीक है, इनके दरमियान जो ये बॉन्ड्स होते हैं इसके ऊपर एक्ट करती है और इसको क्या करती है, तोड़ने की कोशिश करती है। जब इसको ये तोड़ देती है एनर्जी को, तो फिर जो है ना आगे जाके न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म होती है इसी से। ठीक है बेटा, आप अपना माइक अनम्यूट वो म्यूट कर लीजिए जिनका माइक अनम्यूट हुआ है, पीछे से आवाजें आ रही हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट्स। समझ आ गई बात? जो रिएक्टेंट्स है उन्होंने अपनी एक बॉन्ड एनर्जी बना के अंदर रखी हुई है ना, उसको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी दरकार होती है वो बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी है, और इसी की वजह से जो रिएक्शन होता है वो एक्टिवेट होता है, दैट मीन्स कि वो स्टार्ट अप होता है। तो एंजाइम क्या करते हैं कि एंजाइम जो होते हैं ना इस एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादातर रिएक्शंस के अंदर, अगर इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम की मैं बात करूं, तो वो जो होती है हीट एनर्जी के थ्रू ही, जिसे कहते हैं कि प्रोवाइड की जाती है, ताकि हीट आएगी तो क्या होगा कि जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिन्होंने बॉन्डिंग की हुई होगी एक दूसरे के साथ, वो किस कंडीशन में चले जाएंगे, वो एक्साइटेड कंडीशन में चले जाएंगे। एक्साइटेड कंडीशन में चले जाएंगे। ठीक है, एक्साइटेड कंडीशन में जब वो चले जाएंगे तो क्या होगा कि वो आउटर मोस्ट शेल जो होगा, दैट मीन्स कि जो वैलेंस शेल होगा उससे क्या होगा, वो बाहर निकल जाएंगे। जब वो बाहर निकल जाएंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, फर्स्ट करो कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई हुई है ये दो इलेक्ट्रॉन्स की आपस में ना। मैम अब अगर एक्साइटेड कंडीशन में क्यों जाएंगे? जब मैम उसके ऊपर हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, इनको एक्टिवेशन एनर्जी के तौर पे हीट एनर्जी किसी कंपाउंड को प्रोवाइड करेंगे, तो उनमें जो बॉन्डिंग स्ट्रक्चर्स बने होंगे, फर्स्ट करो कोवेलेंट बॉन्डिंग, तो उसके जो वैलेंस शेल होंगे वो हीट एब्जॉर्ब करके क्या होगा, ज्यादा एनर्जी लेके एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो जो वैलेंस शेल आउटर मोस्ट जो होगा, जिसके जरिए ये इसमें रिवॉल्व कर रहे होंगे और कोवेलेंट बॉन्डिंग करके बैठे हुए होंगे, वो उससे ज्यादा तेजी से मूव करने लगेंगे, और इतनी तेजी से मूव करेंगे कि एनर्जी, उस एनर्जी जो है हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी उससे वो कोशिश करके बाहर निकल जाएंगे। जैसे ही दोनों बाहर निकलेंगे तो दोनों एटम क्या हो जाएंगे, दे गेट अपार्ट और इस तरह जो बॉन्ड होगा उनके दरमियान वो टूट जाएगा। जब वो बॉन्ड टूट जाएगा तो नाउ द एटम्स आर फ्री टू मिंगल विद अदर टाइप्स ऑफ एटम एंड फॉर्म द प्रोडक्ट। है कि नहीं है? ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली अगर अगर के एंजाइम मौजूद नहीं है तो वो किस फॉर्म में दी जाती है, हीट करके, दैट मीन्स कि उसको हीट अप करके, ताकि उसके जो है ना आउटर मोस्ट शेल जो है और जो वैलेंस शेल है वो सारे के सारे जो है उसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स है जिन्होंने बॉन्डिंग की हुई है वो वहां से हट जाए और उनकी बॉन्डिंग टूट जाए और नई प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाए। अब एंजाइम क्या करता है कि एंजाइम जो है, हम कहते हैं कि लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, lowering the activation energy। अब वो ये कर रहा है कि जैसे फर्ज करो किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड की जरूरत है, हीट देने की जरूरत है, तो अगर एंजाइम हम ऐड कर देंगे तो वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ही जो है ना कि हीट के ऊपर ही उसके बॉन्ड्स को तोड़ देगा। अब सवाल ही पैदा होता है कि ये कैसे होगा, कोई मुझे बता सकता है? एंजाइम करेगा कैसे जाके वहां पे? क्या करेगा कि इतना ज्यादा टेम्परेचर रिड्यूस होकर 37 पे आ जाएगा। अब देखो ना, जैसे प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन जो है, मैम आपका दैट मीन, सवाल क्या है? सवाल क्या है? सवाल मेरा ये है कि एंजाइम लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, अगर एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं, ठीक है, कम कर देते हैं। तो जो है ना, यानी कि फर्ज करो कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वो लो कर देगा एंजाइम, फर्ज करो, सपोज कर रहे हैं, ठीक है, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड कर देगा और उसी के ऊपर जो है
जिसे कहते हैं ना कि जिसे कहते हैं कि रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, बॉन्डिंग टूटना शुरू हो जाएगी, तो एंजाइम करेगा क्या वहां जाके कि वो 100 डिग्री पे टूटने के बजाय बॉन्ड 37 पे ही टूटना शुरू हो जाएगा। टॉर्क सुना है आप लोगों ने नाम? सॉरी क्या? टॉर्क फिजिक्स में। जी टीचर, हाँ सुना सुना तो तो है। है, शायद सुना टॉर्क तो है। टॉर्क बेसिकली क्या है? फोर्स है एक, फोर्स, ट्विस्टिंग फोर्स, सिंपल अल्फाज में टर्निंग ट्विस्टिंग फोर्स, इफेक्ट। ठीक है। और टर्निंग इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट अगर मैं अपनी बायो की जबान में बात करूं तो इट्स लाइक अ ट्विस्टिंग फोर्स, ठीक है, फोर्स दैट ट्विस्ट द मॉलिक्यूल और दैट ट्विस्ट द कंपाउंड। सही है। तो एंजाइम क्या करते हैं कि जो कंपाउंड्स होते हैं उनको ट्विस्ट कर देते हैं, ऐसे मरोड़ देना, फोर्स लगा के, बाय फोर्स। जब वो फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा कि कंपाउंड जो होगा वो फोर्स के साथ ट्विस्ट होगा। जब वो ट्विस्ट होगा, जैसे हम कपड़े नहीं निचोड़ते, ठीक है, इस तरह ट्विस्ट होगा तो क्या होगा कि लो टेम्परेचर यानी 37 के ऊपर ही उसका जो बॉन्ड होगा वो इजीली टूट जाएगा, और जो एटम्स होंगे जो जैसे कहा जाए कि उस कंपाउंड के अंदर, वो फ्री हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वो फ्री हो जाएंगे और वो जाए इजीली अवेलेबल हो जाएंगे प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए, और ज्यादा हीट लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात समझ में आई? बात जी समझ में आई? ठीक है। तो ये चीज होती है एक्चुअली। एक्टिवेशन एनर्जी लो करने का मतलब ये होता है कि एनर्जी वही लो होगी 37 डिग्री सेल्सियस, एंजाइम अपनी तरफ से फोर्स अप्लाई करेगा, टर्निंग इफेक्ट अप्लाई करेगा, किसके ऊपर? कंपाउंड के ऊपर। और उसको जैसे हम लोग कपड़े निचोड़ते हैं ना पानी में जैसे धोने के बाद, तो इस तरीके से कंपाउंड जो होगा वो ट्विस्ट होगा, जिसकी वजह से जब उसकी ट्विस्टिंग होगी तो उसकी बॉन्डिंग जो होगी वो डिस्टर्ब होगी, और बॉन्ड जो होगा वो बीच में से टूट जाएगा और अवेलेबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए आ जाएंगे। ठीक है। तो अब जो है ना, इसकी वजह से क्या होता है कि एक तो टाइम पीरियड कम हो जाता है प्रोडक्ट हासिल करने में, और दूसरी चीज क्या है कि जल्दी और लो टेम्परेचर के ऊपर जो है रिएक्शन जो होगा वो फॉलो अप हो जाता है, दैट मीन्स के कैरिड आउट हो जाता है। अच्छा देखो, एक्टिवेशन एनर्जी नॉर्मल जो होगा जिसे कहा जाए कि इन नॉर्मल विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट विदाउट कैटलिस्ट और एंजाइम। मैं एंजाइम इसलिए लिख रही हूँ कि मेरी बायोलॉजी की क्लास है इस वजह से। इसमें क्या होगा कि देखो, ये मैं ग्राफ बना रही हूँ, ठीक है। अब जो है ना, इसमें यहाँ पे सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, यानी कि इतनी अमाउंट सबस्ट्रेट की एनर्जी एब्जॉर्ब हुई भी है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई भी है, और अब देखते हैं कि ये कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके रिएक्शन करता है, ठीक है। एनर्जी एब्जॉर्ब, अब देखो ये बेसिकली क्या है, सबस्ट्रेट में एस लिख रही हूँ। अब इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, ठीक है। तो अब ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा 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 करेगा, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट और एंजाइम, और फिर उसके बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी मैं इसमें एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक भी पूछूंगी तुम लोगों से। ये प्रोडक्ट बन गए, सही है। अब अगर मैं ये देखूं तो जो है जैसे कहा जाए कि इससे कितनी, ये इसकी अपनी एनर्जी थी, ठीक है, ऑलरेडी जो इसके अंदर पजेस्ड एनर्जी थी, पजेस्ड एनर्जी, ठीक है, जो इसके अंदर मौजूद थी। और ये वाली जो एनर्जी है ग्रीन मार्कर से बनाती हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये एनर्जी है, ये इसने एब्जॉर्ब करी है, ठीक है, एब्जॉर्ब एनर्जी, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि एक्टिवेशन एनर्जी है ना। तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इसकी कितनी है, जो इसके पास अपनी थी, और ये देखो यहाँ से जो है
ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी आ रही है ना। विदाउट कैटलिस्ट के बजाय अब मैं लिख देती हूँ विद कैटलिस्ट। विद कैटलिस्ट और एंजाइम, ठीक है। अब इसके अंदर जब एंजाइम पड़ेगा ना, तो जो सबस्ट्रेट है ना, अब जैसे फर्स्ट ऑफ एंजाइम इसके अंदर आ गया है, तो मैं ऐसा करती हूँ, ब्लू से बना देती हूँ, ठीक है। एंजाइम के होते हुए यही सबस्ट्रेट है, इसका लेवल वही है। जैसे ही एंजाइम इसके अंदर एंटर होगा, तो अब इसकी एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, रिएक्शन जल्दी होने लग जाएगा और सेम जो प्रोडक्ट है वो उसी लेवल के ऊपर आके फॉर्म होगी। लेकिन क्या है कि जो है ना, इसकी एक्टिवेशन एब्जॉर्ब, जो एनवायरनमेंट से उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करवाई है वो कम है, क्योंकि एंजाइम ने इटसेल्फ अपनी तरफ से बहुत सारी एनर्जी लगाई है ट्विस्ट करने में प्रोडक्ट को, सही है। अब इसकी जो है ना, जो एक्टिवेशन एनर्जी है एब्जॉर्ब हुई भी वो ये है, ओवरऑल एनर्जी तो ये हो गई, ठीक है, जो कि एक सबस्ट्रेट ने पोजेस की हुई थी, यहाँ तक सबस्ट्रेट के अंदर मौजूद थी, और यहाँ से यहाँ तक जो है ये एक्टिवेशन एनर्जी है ना, जो इसने एब्जॉर्ब की है। ये जो है ना, ये ऑलरेडी रिड्यूस हो गई एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है? एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो यहाँ से यहाँ तक की है, इधर से इधर तक की, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी यहाँ से यहाँ तक देखो ये फिर भी रिड्यूस हुई है। इसमें क्या था कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ से कहाँ तक थी? यहाँ से लेके यहाँ तक की थी, ठीक है, और इसकी ओवरऑल तो और ज्यादा थी। अच्छा, प्रोडक्ट जो है वो उतनी ही बन रही है और उससे एनर्जी उतनी ही रिलीज हो रही है। लेकिन क्या है कि जो है ना, ओवरऑल अमाउंट की अगर मैं बात करती हूँ कैटलिस्ट के साथ, तो ये एक्सोथर्मिक तो है, लेकिन इसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी ओवरऑल जो है, जो रिलीज हो रही है वो भी कम रिलीज हो रही है। अगर एब्जॉर्ब कम हो रही है तो रिलीज भी कम हो रही है, ठीक है। तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी जो है एंजाइम की वजह से, कैटलिस्ट के जाने की वजह से रिड्यूस हो गई, कम हो गई, और रिएक्शन टाइम जो है वो भी रिड्यूस हो गया, यानी जल्दी से हो जाएगा। समझ आ गई बात? ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी इस तरीके से एक्ट करती है। अच्छा भाई, अब हम जरा सी एंजाइम की जो है ना, थोड़ी सी, एक तो हमने एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ ली, अब एंजाइम की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, ठीक है, और इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी, और इसकी टाइप्स के बारे में भी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंजाइम। कितने तरह के होते हैं एंजाइम? हाँ भाई, कोई बता सकता है? यस, यस अबीर, अनस। ये दो तुक्का लगा रहा हूँ। तुक्का लगा है, दो टाइप के। अच्छा, तुक्का तुम्हारा ठीक है, लेकिन इस टीचर तुक्के मुझे के नाम। लगा है मैंने कहीं पढ़ा हाँ, हुआ है, हाँ, लेकिन मुझे हाँ, तो नाम ये नहीं जो याद तुक्का है। तुमने लगाया है, इस तुक्के के नाम बताओ। टीचर एक का नाम बताएं, एक का शायद फिर मैं बता दूं। हाँ, एक्स्ट्रा। मम्मा आप एक मिनट क्वेश्चन रिपीट करेंगी? टाइप्स ऑफ एंजाइम कितनी तरह के होते हैं, मतलब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर देयर? कितनी टाइप्स होती है इसकी बेसिकली? दो, आई दो। थिंक। ओके, दो। नहीं, चलो, हाँ, दो से हाँ, हाँ, ज्यादा है। हाँ, सही है, नहीं, 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 अच्छा दो सही है, है। दो है, दो है, सच्ची में दो है। लेकिन मुझे ओके। ये बताओ कि उन दो के नाम क्या है? देखो मैं बताती हूँ। बाय नेचर एंजाइम दो तरह के होते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रासेल्यूलर। दूसरा इंट्रासेल्यूलर। ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रासेल्यूलर। यहाँ तक बात समझ में आई? हेलो? जी टीचर आ जी गई। मैम। ओके, जी जी। अच्छा यस देखो, मैम, आ रही है। आ गए। अब देखो, एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स में बेस्ट एग्जांपल है ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अच्छा हाँ, ये तो मैंने पढ़ा था।
यस, ये वही चीज है, ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और इंट्रासेल्युलर एंजाइम के अंदर बेस्ट एग्जांपल है कैटालेज की। कैटालेज एंजाइम और पेरोक्सीडेज एंजाइम, लाइसोजाइम, एक लाइसोजाइम ले लो, लाइसोसोम। ठीक है, ये होते हैं, ये रिमेन्स इनसाइड द सेल, inside the cell, comes outside the cell. सही है ना? तो ये होते हैं इस तरह के दो तरह के एंजाइम। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स में हमारे पास आते हैं प्रोटीएज, अमाइलेज, लाइपेज। ठीक है, ये बेसिकली जो है ना 3 मेजर टाइप्स हैं सीडीसी एक्स्ट्रासेल्युलर एंजाइम की। और कैटालेज एंजाइम और लाइसोसोम जो होते हैं ये बेसिकली इंट्रासेल्युलर होते हैं, यानी कि सेल की बॉडी के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, जैसे ये सेल है ना, तो लाइसोसोम जो होते हैं वेजिकल्स होती हैं बहुत सारी सेल के अंदर, वेजिकल्स होती हैं। ठीक है, एक सेकेंड इसको क्लियर लिख देती हूँ। वेजिकल्स होती हैं जिसके अंदर जो है ये एंजाइम जो होता है प्रोटेक्टिवली भरा हुआ होता है। ठीक है, और ये एक नहीं होती है, बहुत सारी वेजिकल्स होती हैं, जैसे हम ये कह सकते हैं छोटे छोटे बाउल या नालियां। अच्छा, ये वेजिकल्स होती हैं और इसके अंदर जो है बेसिकली लाइसोसोम भरा हुआ होता है। ठीक है, अच्छा, ये लाइसोसोम की वेजिकल्स आती कहाँ से? गोल्गी एपरेटस से। सेल के अंदर गोल्गी बॉडीज होती हैं। ठीक है, उसके अंदर से ये बन बन के आ रहे होते हैं। ठीक है, गोल्गी बॉडीज। ठीक है, गोल्गी बॉडीज जो होती हैं, गोल्गी बॉडीज का काम ये होता है कि वो प्रोटीन जो भी सिंथेसाइज होके आ रहा होता है सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स के थ्रू, उसको जो है चैनलाइज करती है, उसकी अरेंजमेंट करती है, पैकिंग करती है। तो जब ये पैकिंग कर रही होती हैं फॉर पैकिंग ऑफ प्रोटीन, पैकिंग ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, तो उसके अंदर ये इंट्रासेल्युलर एंजाइम यहाँ पे लाइसोसोम्स के भी छोड़ देती है। लाइसोसोम्स का क्या काम होता है? इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। जितने भी इंटरसेल्युलर एंजाइम्स होते हैं उनकी काम इंटरसेल्युलर डाइजेशन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर ओल्ड ऑर्गेनेलीज जो है सेल की, ओल्ड ऑर्गेनेलीज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, बहुत सारी होती हैं सेल के अंदर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बेनतहा होती है सेल्स के अंदर। अब जो पूरी माइटोकॉन्ड्रिया है ना, यानी कि ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया जो कि काम सही नहीं कर रही है, तो क्या होगा कि लाइसोसोम इसके अंदर घुस जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और इसको क्या कर देगा? डिसॉल्व कर देगा। इसको क्या कर देगा? डिसॉल्व कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी लो करके इसके मॉलिक्यूल्स को तोड़ देगा, किसके जरिए? टॉर्क के जरिए ट्विस्ट कर रहा के, और फिर उसके बाद इसको जो है ना एक्सेल आउट करवा देगा एक्सोसाइटोसिस के जरिए। अच्छा, और जैसे कहा जाए कि कैटालेज एंजाइम जो है उसका भी फंक्शन देख लेते हैं। ये तुम लोगों को बहुत दफा पढ़ाया जाता है, उसके ऊपर सवालात भी आते हैं, how catalase enzyme works and why it is so important in the cell environment, inside cell environment. देखो, कैटालेज एंजाइम जो है ना, मैम वैसे एंजाइम के नेचर का सवाल आ जाए तो हम क्या लिखेंगे? वो भी बता दी ना, स्ट्रक्चर नेचर जब जाएंगे तो बताओ जी। देखो, कैटालेज एंजाइम जो है वो बेसिकली क्या करता है कि देखो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा होता है, बताओ मुझे। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रही होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है ना। क्या हो रही होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो क्या चीज होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एंजाइम्स, ठीक है, ब्रेक डाउन इनटू वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एटीपी।
यही पढ़ा है ना तुम लोगों ने, है ना? ये सारे में होता है, मैंने बीच में जगह जानबूझ के छोड़ी है। इनके बीच में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म होती है जिसे हम कहते हैं H2O2। इसके ऊपर लगता है कैटलेज एंजाइम, जिसको कन्वर्ट करता है वाटर और साथ में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और वाटर यूज्ड अप हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, एटीपी यूज्ड अप हो जाती है। हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी H2O2 जो है वो एक पॉइजनस कंपाउंड है। ठीक है, पॉइजनस कंपाउंड है जो कि सेल के अंदर अगर मौजूद हो तो सेल डेथ होने का बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है, सेल के मरने का बहुत ज्यादा खतरा होता है, तो इसको फौरन की फौरन रिमूव करने की जरूरत होती है। तो लिहाजा H2O2 के ऊपर जब कैटलेज लगता है तो वो क्या करता है, H2O2 को H2O प्लस O2 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, बैलेंस की इक्वेशन बाद में देख लेंगे। सही है, तो ये ऑक्सीजन जो होती है, गैस जो होती है, ये यूज्ड अप हो जाती है, वाटर जो होता है वो भी रिसाइकिल हो जाता है। सही है, इस तरीके से सेल जो होता है वो मरने से बच जाता है। ठीक है, ये इंटरसेलुलर एंजाइम का काम है। अच्छा, अब आ जाते हैं नेचर ऑफ एंजाइम। यहाँ तक बात समझ में आ गई? एक क्लास में स्टूडेंट ऐसा है जिसका बेचारे का जो है ना सिग्नल बार बार ड्रॉप होते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ एंजाइम। एक दो तो हमने डेफिनेशन में ही पढ़ ली है। ठीक है, पहली पहली इसकी नेचर है प्रोटीन, मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, और कौन से वाले अमीनो एसिड से, 4 डिग्री टर्शियरी अमीनो एसिड से बने हुए होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। अच्छा, फिर उसके बाद है टारगेट स्पेसिफिक इन नेचर। इन नेचर ये टारगेट स्पेसिफिक होते हैं नेचर के अंदर, यानी कि जो प्रोटीएज होता है, एग्जाम्पल प्रोटीन डाइजेशन only by protease enzyme, not by any other lipase or amylase। अच्छा, इसके अलावा needed in small amount। 1 ton of egg white needs only 1 ounce of protease। समझ आई बात? 1 टन एग व्हाइट जो होती है, सिर्फ 1 आउंस प्रोटीएज काफी होता है उसको डाइजेस्ट करने में। ठीक है, अच्छा, फिर इसके अलावा टेम्परेचर सेंसिटिव, टेम्परेचर एंड pH सेंसिटिव। ठीक है, और कोई नेचर आपको पता हो इनकी? डू नॉट चेंज देयर केमिकल कॉम्पोजिशन।